पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, हुक्मरान खानदान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा में जो केस चल रहा था, आज उसकी समाअत मुकम्मल हो गई। तमाम वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए और अदालत उज़्मा ने अपना फैसला महफूज कर लिया। मौजूद जज साहिबान का कहना था कि इस केस के बहुत सारे पहलू हैं और इस पर तफसीली फैसला एक ही दफ़ा जारी किया जाएगा। तफसीली फैसला तो जब आएगा तो वो देखा जाएगा, लेकिन आज जब कंक्लूडिंग आर्गूमेंट्स हो रहे थे तो उसमें एक ऐसा वकील भी था जिसके आर्गूमेंट्स तमाम वकला से, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज होती हैं, बाकायदा जिक्र आया कोई कोलंबिया का, कोई बाहर की बैरून ममालिक की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का और वहाँ के आर्गूमेंट्स का भी, लेकिन उनके जो दलाइल थे उसको सबने बड़े गौर से सुना और इंतहाई सीरियस दलाइल थे। मौजूद जस्टिस शेख अजमत सईद साहब ने भी कहा कि इंतहाई सीरियस बात कर रहे हैं शेख रशीद साहब। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। आज जो आपने अदालत में जितनी साइटेशंस दी, क्या किसी और वकील ने लीगल इतनी साइटेशंस दी हैं? सबके केसेस मिलाकर भी नहीं दी, सरकारी गैर सरकारी, हमारे किसी ने भी इतने हवाले नहीं दिए जितने आज मैंने दिए हैं। और हवाले कोई मजाक में नहीं दिए, बल्कि हकीकत क्या सीरियस थे और मौजूद जज साहिबान वो नोट भी कर रहे थे। तो क्या ये कहना सही होगा कि आज के बाद पार्लियामेंटेरियन, MNA शेख रशीद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शेख रशीद? नहीं, मैं जिस काम में जाता हूँ मेहनत करता हूँ, अल्लाह से मदद मांगता हूँ और मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। और आज मुझे खुशी हुई, और मेरी वालदैन तो अनपढ़ थे, लेकिन जितने मुखालिफ भी जो सरकारी वकील थे उन्होंने भी मुझे मुबारकबाद दी। जो नवाज शरीफ के वकील थे उन तीनों ने मुझे मुबारकबाद दी कि शेख रशीद यू डिड एक्सीलेंट जॉब। और असल मसला ये है कि जो मैंने इन दी एंड सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की कि जनाबे वाला, दिस इज द लास्ट चांस, डायनेमिक फैसला चाहिए, विजनरी फैसला चाहिए, फ्यूचरिस्टिक फैसला चाहिए। वो चला गया कबूतर का जमाना, मैंने कहा कि चिट्ठी मेरी ढोल नू पचावी सजना, इट्स स्काई लैब टाइम। और क्रिमिनल और क्राइम इतना एडवांस हो चुका है कि पैसे लेते हैं कतर से और जदादें खरीदते हैं लंदन में, एक दस्तखत नहीं मिलता किसी। दस्तखत पे जब बात हो रही थी, मैं जरा एक बात कह दूं, आज जब जजेस ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा जनाब ये 371 सवाल आपने किए हैं इन सरकारी वकीलों से, एक का जवाब नहीं दिया उन्होंने, और सर पकड़ के बैठ गए कि भाई, मैंने कहा जी मैं तो इतनी देर जिंदगी में तसलसल के साथ कभी स्कूल और कॉलेज नहीं गया, गॉर्डन कॉलेज नहीं गया, जितनी आपकी जस्टिस एकेडमी में बैठा हूं। ये 371 सवाल हैं, ये कापी हजूर, इनसे पूछें, किसी एक का जवाब दिया। अगर ये कतरी इन्वेस्टमेंट का जवाब दे देते कि इस पाकिस्तान में कितने बिलियन US$ इनके साथ मिलकर वो कारोबार कर रहे हैं, हामिद क्या नाम है उसका, कतरी जो अत्तानी कंपनी वाला। और ये केस आज का नहीं है, मैंने कहा ये उस वक्त के लगे हुए हैं जब हेलीकॉप्टर केस था। मैंने तो 12 बिलियन US$ कहा, तो उन्होंने कहा कि इंटरनेट पे ये $20 बिलियन है। 20 बिलियन US$ की चाइना रेडको कंपनी जॉइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, ये खाली फायर नहीं हो सकता। ये तो एक लेटर है, पूरा लेटर पैड ही वो भेज देंगे नवाज। लेटर पैड की आपने जिक्र किया शेख साहब, आज मुझे भी कुवैत से एक साहब ने, और आखिर में उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन बताया कि साबिक रिटायर्ड फौजी हैं और अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन जिस पे ख़त लिखा गया और जिसमें जो चीज़ें बताई गई, स्क्रीन पे भी इस वक्त नाज़रीन देख रहे हैं। नाज़रीन, स्टेट ऑफ कतर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का लेटर पैड है ये, और इसमें जो कहानी और गुजारिशात हैं वो तो एक अलग, लेकिन एक साथ उन्होंने खाली कागज़ भी भेज दिया कि इस पर आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के हवाले से स्टेट ऑफ कुवैत के जो भी इबारत लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। शेख साहब, आपको अगर ये चाहिए, क्योंकि कतरी लेटर अगर आप देखें नाज़रीन, आपको कतरी लेटर भी दिखाते हैं कि वो किस तरह का था, और जब आप इन दोनों खतूत को साथ रख के देखते हैं तो ये बिल्कुल सादा सा कागज़ है, और वहाँ तो स्टेट ऑफ कतर कुवैत का, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का। तो नाज़रीन, मैं आप सबके सामने ये शेख रशीद साहब को ये उधर नवाज शरीफ पेश कर रहा हूँ। मुझे शेख साहब, ये कभी काम आ सकता है आपके? मुझे नहीं चाहिए। हो सकता है कोई ऐसा खाता हो जो आपको मैं लेके वापस शुक्रिया के साथ वापस दे देता हूं आपको, क्योंकि मेरा तो कोई मसला नहीं है पैसे छुपाने का।
बल्कि मैं तो दुआ मांग रहा हूँ कहीं मकरूज ना मरूं। और पैसे जो हैं खर्च करने के लिए हैं, अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हालात हैं, लेकिन जो सूरत हाल चल रही है उसमें ये उनको ज़रूरत है, ये इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। मैं इधर तकरीर कर रहा था शहीद बेनज़ीर भुट्टो लियाकत बाग के अंदर, वो बाय रोड पे निकली तो मैं ग्वाल मंडी चौक में था, मैं उस इलेक्शन कैंपेन पे था, एकदम गोली चली एंड आई बीन शॉक्ड। और मैं जाने लगा, लोगों ने कहा नहीं नहीं अभी ना जाएं। पहली इतला ये थी कि वो सिर्फ जख्मी हुई हैं। जब मैंने हॉस्पिटल फोन किया, उन्होंने कहा शेख साहब शहीद बेनज़ीर भुट्टो स्ट्रेचर पे पड़ी हुई, और उस स्ट्रेचर के 4 पहिए नहीं थे। मैंने आसफ जरदारी साहब से कहा कि खुदा के लिए इस बेनज़ीर हॉस्पिटल को कुछ पैसे दो, यहां तुम्हारी बीवी ने शहादत पाई है, इस स्ट्रेचर का 4था पहिया नहीं था, हराम है 10 रुपए भी दियो, बल्कि वो लड़काना और नवाब शाह के माल खाने का जो स्टेमिना है। और आज वो मिलिट्री कोर्ट में भी ना आके उन्होंने कंपनी की मशहूरी की है, कौम को ये नहीं बताएंगे कि वो आए क्यों नहीं है। असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि जो लोग पाकिस्तान के तर्जमान हैं, उनकी क्लास हमारी नहीं, उनका रहन सहन हमारा नहीं, उनकी सोच हमारी नहीं, उनका ओढ़ना कटोना हमारा नहीं, उनकी दौलत के ज़खायर हमारे जैसे नहीं, उन्हें मरना याद नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान में उनका इंटरेस्ट इतना ही है कि जब हालात ज़रा ख़राब होते हैं, इलाज के लिए 3 महीने लंदन चले जाते हैं, टर्की चले जाते हैं, चीन चले जाते हैं। चीन और टर्की 2 ऐसे मुल्क हैं जहां अंडर द टेबल इनके सारे मामलात हैं। कोई आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हम अपना कूड़ा उठाने के काबिल नहीं है जी? क्या हमारे पास खाकरूब भी नहीं है बेरोजगार? वो भी हमने टर्की को ठेका दिया है। जिस मुल्क में कूड़ा उठाने का ठेका हम दूसरे मुल्कों को देते हैं कि हम बड़े कोई रॉयल क्वीन है, कोई क्वीन एडम्बरा है, कोई ऐसे हैं कि जनाब हमारे खान को कूड़ा, हम अपने लोगों को रोजगार जो है कूड़ा उठाने तक का नहीं दे सकते। और फिर जो आज केस है जी, मुझे तो पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। शेख रशीद साहब, बहुत से लोग यकीनन ये जानना चाहेंगे कि कानून साजी तो आप करते रहे, कानून तो आप बनाते रहे, कानून पढ़ा भी है आपने? मैंने तो जितना इन दिनों कानून पढ़ना की डिग्री है आपके पास? जी मेरे पास कानून की डिग्री है, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मास्टर विद लॉ हूँ, और मैं अपनी कंपनी की मशहूरी नहीं करता, मैं आम सा हकीर सा आदमी हूँ, और मैं बड़े बाप का नहीं छोटे बाप का। लॉ की डिग्री भी आपके पास है, सुप्रीम कोर्ट में लीगल साइटेशंस आपने सबसे ज्यादा साइट की, तो अब कोई लॉ फर्म आप ज्वाइन करेंगे, आपकी लॉ फर्म खोलेंगे? मैं आई लव पॉलिटिक्स, सियासत मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैंने कोई बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जाना, कोई ऐसा मेरा, आई लव पॉलिटिक्स, और अल्लाह का शुक्र है जिंदगी में जो मैंने सोचा अल्लाह ने मुझे। आपको इस केस की तैयारी में वक्त कितना लगा रिबटल के लिए? क्योंकि जितनी आपने लीगल साइटेशन दी कि फलाने सफ़े नंबर पे फलाना फलाना पैराग्राफ, सुप्रीम कोर्ट MR और पता नहीं PLD फलाना, ये सारी आपने मेहनत कब की है? भाई ये सारे दिन 1-1.5 महीना मेहनत में ही रहे, रात को मेहनत करते थे। हालांकि मैं इंटरनेट का, आसिम बेचारा और एक ये शहजाद पिंडी में और एक आसिम, वो मेरे इंटरनेट पे काम करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये है कि 5 के 5 जज जो है वो उन्होंने इन दी एंड ये कहा कि आपने रिबटल भी ठीक किया और सही किया, और पहला केस भी सही लड़ा। और जजेस ये चाहते हैं जो आप कह रहे हैं कि मैं सियासत छोड़ के वकालत को, हालांकि वकील भी सियासत करते हैं, इस मुल्क में ऐसे भी वकील हैं जो खर्चा सारा, वकालत में वैसे पैसे ज्यादा नहीं है, आप बड़े वकील बनेंगे, बड़े बड़े लोगों की करप्शन का दिफा करेंगे, करोड़ों में फीस मिलेगी आपको, ज्यादा अच्छा पेशा नहीं है। पैसा कभी भी इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। आपको एक शॉर्ट का है कि थोड़ा बहुत कर्जा देना है, वो उतर जाए, अल्लाह करे मकरूज ना मरूं, बस। और कोई पैसा काफी है, जरूरत सिर्फ जमीन शमीन के फड्डे हैं, ठीक होगी तो कर्ज भी उतर जाएगा, और ज्यादा जितनी अल्लाह ने अच्छी जिंदगी दी है उसका जितना शुक्र, और सेहतमंद। आज चीफ साहब ने एक आयत पढ़ी है, मैंने कभी ये आयत नहीं सुनी थी कि जो रहबर हो, जो लीडर हो, वो सेहतमंद भी हो। खोसा साहब ने, वो मैं उनसे पूछूंगा कौन सी आयत थी, कि लीडर सेहतमंद भी हो और ऑनेस्ट भी हो। सो ऑनेस्ट जो है, यहाँ गैंग ऑफ 5 चोरों का स्तबल है इस मुल्क में, ये मुल्क एक दिन में तरक्की कर सकता है। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट में जितनी इनको जिल्लत और रुसवाई, अगर इज्जतदार होते तो ये कहते थैंक यू वेरी मच यार, दौलत भी बहुत है, 4 दफा 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 6 दफा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इनफ इज इनफ। एक आदमी भी इस मुल्क में ऐसा नहीं है, मैंने आज कहा चीफ साहब
जो ये समझता हो कि ये कतरियों के फ्लैट हैं, वो सब समझते हैं ये झूठे खत हैं, ये झूठे लेटर हैं। आप कुवैत का बना सकते हैं, अभी भी ऑफर वैलिड है। नहीं, कोई बात नहीं। शेख साहब, क्योंकि आप एक पिटिशनर भी हैं, बहुत आज अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, क्या उम्मीद है आपको कब तक ये फैसला आ जाएगा? देखें जी, आज अदालत का आज और कल का बड़ा दीदनी था और उन्होंने कहा हमने अपनी कब्र में जाना है, हमने किसी की कब्र में नहीं जाना, चाहे कोई खुश हो चाहे कोई नाराज हो, हम कानून के मुताबिक फैसला देंगे। और आसिफ सईद खोसा साहब ने तो यहाँ तक कहा कि एक ऐसा फैसला देंगे कि 20 साल बाद भी पढ़ने वाला आदमी जो इस फैसले को पढ़ेगा और वो कहेगा कि एक फैसला आया था। एंड आई एम हैप्पी। एक हफ्ता 2 हफ्ते, इससे ज्यादा नहीं मैं देख रहा, क्योंकि लोग कह रहे हैं, वल्लाह आलम अगर ये मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो तो मुझे माफ कर दें। शेख अजमत सईद साहब मेरे शहरदार हैं, मेरे लियाकत बाग आरिया महल्ले से हैं। लोग कहते हैं कि वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए बाहर जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो उन्होंने फैसला लिख कर जाना है, फिर तो हफ्ते 10 दिन की बात है। शेख साहब, जब आप अपने कंक्लूडिंग आर्गूमेंट्स दे रहे थे, आपने एक तकरीर का हवाला भी दिया था। नाज़रीन, वो तकरीर क्या है कि नाजायज़ ज़राए से असासे बनाने वाले अपने नाम पे नहीं रखते। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म ने यह बात की थी, क्या कहा था, आइए ज़रा सुनते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि करप्शन या नाजायज़ ज़राए से दौलत जमा करने वाले ना तो अपने नाम पे कंपनियां रखते हैं और ना ही अपने असासे अपने नाम पर रखते हैं। जी नाज़रीन, आपने कहा शेख साहब, इसकी रेलिवेंस क्या थी? आपने क्यों ये कहा कि जनाब ये इंतहाई अहम चीज़ है? और गालिबन आपके ख्याल में क्या ये वाहिद सच था जो उस तकरीर में था या और भी सच थे? मैं आपसे ये मैं बोल नहीं सका, लेकिन मैं ये कहना यही चाहता था, क्योंकि मैं जल्दी में कंप्लीट कर रहा था, आज आखिरी दिन था। मैं ये नहीं चाहता था, मैं चाहता था तेजी में सारे, बल्कि 2-3 दफा जजेस ने कहा कि आप बड़े तेज लिखा रहे हैं और हमसे हवाले मिस हो रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता था इन दी टाइम ये सारी चीजें कवर हो जाए। मैं बिल्कुल यही जुमला कहना चाहता था कि सच नहीं रुकता बास का। ये तकरीर का निचोड़ था। और एक और मैंने 73 सफ़ा का हवाला दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि हम लुटे पुटे सारा माल लुटा के 6 कारखाने बनाए इस दौर में भी इन्होंने, और दुबई गए, और ये नहीं बताया कि दुबई में पैसे कहां से आए, दुबई की मिल कहां से बनी। और कतरी ने तो अपने खत में लिखा ही नहीं है कि ये आपने जो साइटेशन दी थी, मैं नाज़रीन को भी एक दफा फिर देखते हैं कि जब वजीर आजम ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि एक दफा फिर उनके वालिद साहब ने कमर कसी और किस तरह से मेहनत की और कौन से जराए थे जिनसे लंदन के फ्लैट खरीदे गए, आइए देखते हैं। तब हमारे वालिद मोहतरम हयात थे, उन्होंने जलावतनी में एक बार फिर कमर बांधी और जद्दा में एक स्टील मिल लगाई। उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री की फरोख्त से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कताए अराजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। जी नाज़रीन, हजूर, ये हैं वो जराए जिनसे लंदन के फ्लैट खरीदे गए। और मेरे पास इस वक्त एक कुवैत का खाली लेटर है स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जो बार बार मैं शेख रशीद साहब को ऑफर कर रहा हूँ और शेख साहब ले नहीं रहे। इसकी वजह क्या थी कि आपने ये वाली साइटेशन दी? देखिए, बुनियादी तौर पर मेरा केस जो है 62-63 का, बाकी लोगों का करप्शन पे है, दूसरी चीज़ों पे है। और मेरा एक बड़ा मशहूर आजकल जुमला सारी जुडिशरी में फैला हुआ है, शॉर्ट, स्वीट एंड स्मार्ट, SSS। लेकिन मेरे ख्याल जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने एक और लफ्ज़ का जिक्र किया था कि आपने वो नहीं इस्तेमाल किया। हाँ, वो उन्होंने बोला कि आज स्लगिश नहीं आप बोल रहे, वो तो मैं बोलता हूँ जब करप्ट, डिसऑनेस्ट एंड स्लगिश गवर्नमेंट, उस पर मैंने कहा भी आता हूँ। पहले मैं शॉर्ट, स्वीट और स्मार्ट बयान में मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने पहले, क्योंकि इनके वकीलों ने कहा ये हमें प्रिविलेज हासिल है कि हम जो कहें, वो मैंने साबित किया कि इनको प्रिविलेज हासिल है सिर्फ कौमी असम्बली के मामला तक। जो तकरीर लिखी हो, तैयार की गई हो और उसकी तैयारी में बड़ा वक्त सर्फ हुआ हो और उसमें आके ये कहें जनाब अली कि हम तो लुटे पुटे गए थे। सर, ये सारा केस ही
आपने इस पे काफी सारी साइटेशंस दी, लीगल साइटेशंस, केस की जजमेंट के मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन पे कोई इस्तिस्ना नहीं है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की भी आप जजमेंट निकाल के हाउस लाए ऑफ थे? लॉर्ड्स की दी, कनाडा, हाउस ऑफ कनाडा की 11 जजेस की दी, और 184 पे बेनजीर शहीद के केस की दी। सो मेरा तो ये ख्याल हाउस है ऑफ लॉर्ड्स और कनाडा वाली, उसमें इस्तिस्ना का जिक्र नहीं है करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग? कोई सूरत हाल जो असेंबली के बिजनेस से वाबस्ता ना हो, उसके अलावा अगर मनी ट्रेल हो, करप्शन हो, कोई गलत काम हो, क्रिमिनल एक्टिविटी हो, कोई फ्रॉड हो, उस पर कोई उसको इस्तिस्ना है। शेख साहब, बहुत सारे दस्तावेजात जो 3 वकला हुकूमत की तरफ से पेश, हुक्मरान खानदान की तरफ से पेश हुए, उन्होंने भी जमा कराए, इससे पहले भी जमा करवाए थे। सब फजूल दस्तावेजात सिर्फ शेख रशीद की थी। मैं कोई वकील नहीं हूं, शायद कभी जिंदगी में मुझे केस ना लड़ना पड़े। पिछली दफा चौधरी इफ्तिखार को मैं रेलवे में पेश हुआ, उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू कंटेस्ट, व्हाई डोंट यू बी ए लॉयर। हालांकि यही लॉयर थे दूसरी तरफ से मेरे मुखालिफ राजा साहब जो आज हैं, मेरे साथ बड़ा इनका तल्लक है। और मैंने कहा नहीं जी, असल मसला क्या है, केस क्या है? केस ये है कि हम 62, 63 को, इट्स ए मदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये, और इसको 62, 63, 64, 65, 66 सब इकट्ठा पढ़े, और 84-3 को, 184-3 को 87 तक पढ़े, बल्कि 190 तक पढ़े जी। वाई ऑन 190 में कि ये सारे अदारे जो है सुप्रीम कोर्ट के एड में है, दे मस्ट हैव टू ओबे द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इंशाल्लाह मेहनत रायगा नहीं जाएगी। और जजेस देखें ना जी, ये जजेस कोई वो जजेस हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनना है। ये वो जजेस हैं जिनका उन्होंने कहा जी कि लोग हम फैसला करेंगे तो लोग बातें करते हैं। मैंने कहा नो सर, लकी यू आर एंड लकी वी आर। आप ऐसे जजेस हैं जिसपे सारी कौम एतबार करती है, जिसपे दोनों तरफ के लोग एतबार करते हैं कि कानूनी, आईनी और इंसाफ पे मबनी फैसला आएगा। और कानूनी और आईनी और इंसाफ के फैसले पे मबनी होने के लिए एक डायनामिक अप्रोच की जरूरत है जो कि इन जजेस में है, एक फ्यूचरिस्ट की जरूरत है, एक विजनरी की जरूरत है, और उस विजनरी फैसले में करप्ट आदमी की, और पाकिस्तान के, मैंने कहा जी, जिंदा रहने का सवाल है। दहशतगर्दी नहीं खत्म हो सकती अगर करप्शन नहीं खत्म हो। मैं उस तरफ भी आता हूं। क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि जो पिटिशनर्स में से सबसे अच्छा मुकदमा शेख रशीद ने लड़ा, और शेख रशीद को जितनी इस केस की समझ थी उतनी नईम बुखारी साहब को नहीं थी, और नईम बुखारी साहब आखिर में कंक्लूजन पे उन पॉइंट्स पे आए जो पहले दिन से आप वो पॉइंट्स लेके चल रहे थे? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? 40-50 साल की उसकी नहीं यार, ऑफ कोर्स। आज अदालत में क्या हुआ जब नईम बुखारी साहब दोबारा किताबें खोल के शुरू हुए तो जज साहिबान ने क्या कहा? मुझे नहीं पता। जस्टिस एजाज अफजल साहब ने कहाँ रोका उन्हें? मुझे नहीं पता। क्या सवालात किए उन्होंने कि मुकदमा क्या है और आप दोबारा से ये फाइलें क्यों खोल रहे हैं? देखें, अल्लाह का एहसान है कि 5 जजों में से किसी ने भी पहले केस में भी मुझे नहीं रोका और दूसरे केस में भी नहीं रोका, और बल्कि बाद चीफ साहब ने तो कहा, आसफ खोसा साहब ने कहा जी नजर आता है कि बड़ी जबरदस्त किसी ने तैयारी करवाई हुई है आपको, बड़े जबरदस्त आपने। मैं वही जानना चाह रहा हूं कि जो आखिर में आके जो 3 पॉइंट्स नईम बुखारी साहब ने रेस किए, आप पहले दिन से वो रेस करें। आपके पास कोई बड़े बड़े बक्से और सूट केसेस लाने वाला कोई नहीं था, साथ इस तरह की जितनी फाइलें वहां पे वो लोग लेके आते हैं वो आपने इस तरह के काम नहीं किए, और फिर भी आपका जिसको आप स्वीट, स्मार्ट एंड शॉर्ट केस कह रहे हैं, आखिर में पिटिशनर्स के तमाम वकला ने उसी पॉइंट पे। तो इतने दिन से जो जजेस के सामने इतने सारे दस्तावेजात पेश किए जा रहे थे, जिस पे एक मौके पे आया कि अगर इन दस्तावेजात की क्रेडिबिलिटी चैलेंज करें तो 99.9% उड़ जाएंगे ये सारे के सारे, ऐसे ही हुआ। तो आप वाला जो मुकदमा था, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फीसें ली, नईम बुखारी साहब को तो आई डोंट थिंक कि पीटीआई ने फीस दी होगी या नहीं दी होगी, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन बाकी साइडों पे, और शेख रशीद उसमें सबसे अच्छा वकील क्यों इमर्ज हुआ? एक्चुअली मैं क्लियर हेडेड था। मैं समझता था कि ये कहना, मसला ये नहीं है कि उनकी जायदाद है जी, मसला ये नहीं है कि मैं जायदाद पे आ ही नहीं रहा, मैं वकालत पे मैं वकालत पे बात कर रहा हूं। मैं पहले ही टारगेट, आई एम ए टारगेट किलर पॉलिटिकल वर्कर, सुसाइड पॉलिटिशियन। सो मुझे पता है कि ये ऑनेस्टी जो है 62, 63 के ये दायरे में आता है। इन्होंने गलत बयानी से काम लिया है। देखिए, मैं प्रोग्राम में लाइव भी उनको झूठा नहीं कह रहा कि कल को ये ना कहे कि मैंने गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल की। मैं कह रहा हूं गलत बयानी से काम लिया, और इतना सेंसिटिव और हसास मसले में लिया जो उनके करैक्टर से वाबस्ता है। और मसला क्या है जी? मसला ये है
जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, इन्होंने सारे दस्तखत, तारीख साबित करेगी मैं जिंदा रहूं मर जाऊं कल किसको पता है, ये सारे दस्तखत जाली हैं इनके, और मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा जनाब जैसे जैसे केस प्रोसीडिंग होती थी, क्या सीबीआर क्या कहते हैं, FBRC जो ये भी खुले रखते थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी खुला रहता था, लंदन में भी खुला रहता था, उसको इंप्रूव कर लेते थे। पहले कतरी ने कहा कि आई कम टू नो, हियर बाई से ये विटनेस एक्सेप्ट ही नहीं हो सकती, खुद मैंने कहा चीफ साहब आपने कहा कि एब्सोल्युटली नो पॉसिबिलिटी, फिर उसने कहा आई बीन इन्फॉर्म्ड, आई कम टू नो। मेरा मतलब है ये चेंज करते रहे, फंसते रहे फंसते रहे फंसते रहे, और इतना फंस गए कि इस केस के शिकंजे में आ चुके हैं। इन माई पॉलिटिकल ओपिनियन आई एम नॉट ए लायर, मैं कानूनी तजर्बा नहीं रखता, सियासी LLB की डिग्री आपके पास, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लीगल साइटेशंस आपने खड़े होके दी, और फिर आप कहते हैं कि आई एम नॉट अ लॉयर। लेकिन मुझे वहाँ ये प्लस पॉइंट था कि जब ऐसी वैसी मैं देखता था, मैं कहता था जनाब आप आई एम नॉट ए प्रैक्टिसिंग लॉयर, तो उसके लिए कोई क्वेश्चन हो जाता है कि इस बंदे ने सो यही वजह कि मुझ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनका भला करे, पांचों जजों ने कोई सवाल नहीं किया, जो भरकस उन्होंने सरकारी बेंचों का उड़ाया और इधर का उड़ाया, आपने फिर उड़ाया का लफ्ज़ इस्तेमाल उड़ाया मुझसे वाकई या यू आर राइट, क्योंकि मैंने बल्कि उनको केस की तावीलों में ये बात बताई कि जी फसी साहब को उड़ाया और दीदार को, मैंने किसी और को टच नहीं किया। मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने इस लफ्ज़ पे आपके इतराज़ किया, मैंने कहा जी आपने कानून के मुताबिक ये फैसला किया, मैंने तब्दील कर लिया। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं कि ये केस जो है बराह रास्त नवाज शरीफ साहब का केस है, बराह रास्त नवाज शरीफ साहब का केस है। इसने वे कि मरियम और हुसैन, उसमें पहली दफा ऐसा हुआ है कि जो ट्रस्टी है वो पहले साइन कर रहा है और जो बेनिफिशियल है वो बाद में साइन कर रहा है। और इस हवाले से नाज़रीन मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने शेख रशीद साहब से भी पूछा कि आपको एक्सपीरियंस है ऐसे कुछ दस्तावेजात बनाने का, तो शेख रशीद साहब ने इस हवाले से क्या जवाब दिया था। और ये कुवैती लेटर स्टेट ऑफ, और ये मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर स्टेट ऑफ कुवैत का, मैं शेख रशीद साहब को एक दफ़ा फिर ये ऑफ़र कर रहा हूँ कि ये ख़त ले लें, शायद कभी FBR या नैब में काम आए। तो ब्रेक के बाद नाज़रीन जब दोबारा वापस आएंगे तो शेख रशीद साहब किसका मुकदमा लड़ रहे थे, और जब इन्होंने बात की कि खाना जंगी की, वो किस हवाले से बात की, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जब शेख रशीद साहब हमारे दफ्तर आए थे तो उनके पास मनी ट्रेल नहीं था, और मैंने ये स्टेट ऑफ कुवैत का, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का सादा लेटर इनको मैं हवाले कर रहा हूँ, जो ब्रेक से पहले मैंने दिया, उन्होंने ब्रेक में फिर वापस कर दिया, कहते हैं मैं कुवैती मनी ट्रेल नहीं दूंगा। अगर शेख साहब इस पर मैं प्रोग्राम के आखिर में आके एक और आपसे गुजारिश करूंगा। बात की तरफ आते हैं, जो आपने डीड की बात की कि ना वो तारीखें, और जज साहिबान ने कहा आपको एक्सपीरियंस है ऐसी ट्रस्ट डीड कोई बनाने का। देखिए जी, स्टाम्प पेपर लिया 1 मार्च का, डीड की है 7 फरवरी को। मैंने कहा जनाब पिंडी में अगर मुझे कहते तो एक पुरानी डेटें ऐसे भी हैं जो 1947 की मिल जाती, 48, 50 की मिल जाती। तो खोसा साहब ने कहा कि शेख साहब को आपका एक्सपीरियंस है ऐसा। आपका है एक्सपीरियंस ऐसा? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है, मैं शहर में रहता हूँ जी, मैं कोई तो ऐसा लेटर अगर चाहिए हो हुक्मरान खानदान को आप बनवा के दे सकते हैं जो कि इससे बेहतर हो। और ये मैंने खुद कहा कि इनसे बेहतर मैं अफसाना लिख सकता था। वो कतर में गए ही नहीं मियाँ शरीफ साहब मेरे ख्याल में, मैंने कोर्ट में नहीं कहा क्योंकि मेरे पास उनकी पासपोर्ट की कंफर्मेशन नहीं थी। मैंने अपने नोट में लिखा था कि आपने इतना बड़ा जो अफसाना बनाया वो मियाँ शरीफ मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो मेरे ख्याल में, ये कोर्ट में मैंने नहीं कहा, वो कतर ही नहीं गए। सो ये जितने लोग, दुबई से ही नहीं साबित हो रहा है जी ये केस झूठ का पुलंदा है। इनका आर्किटेक्ट अच्छा नहीं था, और उन्होंने मुझे कहा, मैं कहा जी मैं ऐसा अफसाना बनाता कि कम से कम इसमें बड़े रंग तो होते, कोई रंग होते, कोई हकीकत के नजदीक आता। ये झूठ का पुलंदा, डस्टबिन का सारा काम है। और जो चोटी के वकील जिस तरह बुरी तरह, वो मेरे ख्याल में, मैं तो मखदूम साहब को बहुत ही पढ़ा लिखा, और राजा साहब भी राजा अकरम के बेटे हैं, बड़ी मायूसी हुई उनकी प्रोसीडिंग देखकर। और फिर मैंने सोचा कि सच जो होता है ना, झूठ जो होता है, उसको साबित करना बहुत मुश्किल काम होता है।
उनके चेहरे मुरझाए हुए थे। मैं इस तरह करके देख रहा था, वो कह रहे शेख रशीद हमारे साथ ये सलूक कर रहा है, धड़ धड़ मार रहा है हमें कि ये पढ़े ये पढ़े ये पढ़े ये पढ़े। और इन दी एंड उन्होंने तीनों ने मुझे अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा यार शेख रशीद मान गए हैं कि कमाल कर दिया तुमने। और मैं भी अदालत में था और पूरी अदालत हैरान थी कि शेख रशीद साहब इतनी लीगल साइटेशन दे रहे हैं, लेकिन आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था उड़ाने वाला, जिस पे जज मोहतरम जज साहिबान ने ऑब्जेक्ट भी किया था। ये लफ्ज कहां से आया? एक्चुअली मैं कह रहा था कि आपने ये फैसला किया 184(3) के तहत, उसमें उड़ाना मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैंने अपनी किसने आपको बताया था? मैं खुद पढ़ रहा था, मैंने लिखा हुआ था ये सारे केस किसी के खिलाफ नहीं थे। उन्होंने कहा दर्शन मसीह का केस पुराना है, मैंने ये केस लिखे थे सारे कि इन लोगों के खिलाफ आपने फैसले दिए। और मैंने जो बाद में तारीखी सर्टिफिकेट दिया है कि ये दर्जनों MNA MPA आपने डिस्क्वालीफाई किए हैं। इसमें एक ऐसा MNA भी है जिसने सिर्फ 2 शनाख्ती कार्ड बनाए, इस्तेमाल नहीं किए, एंड ही वाज ए मिनिस्टर इन पंजाब। आपने उसको उड़ा दिया, और मेरा मतलब है उसको फारग। अगर ये 20 लोग 30 लोग जो आपने निकाले हैं, डुअल नेशनलिटी पे निकाले हैं, शनाख्ती कार्ड पे निकाले हैं, और मैंने उनको कहा कि ये वहीद साहब का जो केस है, मेरा ख्याल पंजाब के कोई मिनिस्टर थे, ये अभी लिखा है चीफ जस्टिस साकब निसार आपने साहब ने। वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान की एंट्री का भी हवाला दिया। सर वो तो जब वो पाकिस्तान आ रहे थे, अगर वो ये कहते हैं कि ये हकूक का केस नहीं है, ये बुनियादी हकूक का, वो तो अकेले आ रहे थे जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अलाउ किया। उन्होंने कहा जी हम तो उसके एग्जिट के केस की तरफ जा। देखें इन दी एंड जो मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सब समझ आ कि ये केस क्या है जी, फैसला करने की मैंने उन्हें कहा कि अल्लाह आपको हिम्मत दे, अल्लाह आपको ताकत दे, अल्लाह मुकल्लबुल कुलूब है, जिंदगी आनी जानी है। उन्होंने खुद कहा कि जिंदगी आनी जानी है, हमने भी कब्र में जाना है। मैंने कहा जी एक तारीखी फैसला, एक विजनरी फैसला, एक डायनामिक फैसला, एक फ्यूचरिस्ट फैसला। अब तो देखें ना, ये मुल्क चोरों की अमाशगाह बन गया। जो जितना बड़ा चोर है उतना बड़ा मुअज़्ज़ज़ है, जो जितना बड़ा डाकू है उतना बड़ा मुअज़्ज़ज़ है इस मुल्क में। इस मुल्क में पहचान जो है दौलत के साथ है, शराफत और किरदार के साथ नहीं है जनाब। जिसके पास पैसा खरीदने के लिए या लगाने के लिए, वो किसी चीज पे भी कंपनी की मशहूरी के लिए लगा सकते, हर चीज आप खरीद सकते हैं। इंडिया का एक गाना था ना, जब हम जवानी में जमजम होटल में सुना करते थे, बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, हर चीज यहां बिकती है। सो हर चीज इस पाकिस्तान में बिक रही है। और माई लॉर्ड, जो मैं आपको भी माई लॉर्ड कह के मुखातब हूं, अगर यहां से इंसाफ ना निकला तो इस मुल्क के लिए कोई बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, कोई दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी, कोई बिजली नहीं आएगी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। ये चोरों, डाकुओं, लटेरों, बेईमान लोगों का एक ऐसा क़यादत का मुल्क होगा जो टीवी पे फीते कटेंगे, टीवी पे तरक्की होगी, अमली तौर पर। शेख साहब, बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी तस्वीर नोटों पे तो बहुत चलती है, लेकिन आज आपने अदालत उज़्मा में जो कायद बानिए पाकिस्तान की तस्वीर लगी थी उसका हवाला भी दिया। उस तस्वीर में और जो नोटों पे कायद आज़म की तस्वीर है, दोनों पाकिस्तान मुख्तलिफ हैं या एक ही पाकिस्तान है कायद आज़म का? देखें, जो कायद आज़म का पाकिस्तान था, मेरा ख्याल है वो तो बहुत ही मसाइल का शिकार है। जो बिजनेसमैनों का पाकिस्तान था, जो हिंदू के जेर साया काम नहीं कर सकते। आप किस कायद आज़म का जिक्र? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। अगर वो आज नवाज शरीफ के मुकाबले में दफ्तरों में फ्रेम करके लगे होते, वो विजन कोर्ट में भी लगी थी। शेख साहब, 2 विजन है ना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, एक तो नोटों पे। मैं तो दफ्तरों वालों पे जाऊंगा जी, मैं नोटों वालों पे नहीं जाता। मैं तो दफ्तर वाली तस्वीर पे जाऊंगा। और मैंने कोर्ट से अच्छा, उसका हवाला दे रहे थे? मैं उसका हवाला दे रहा था कि इनकी तकरीरों में जो उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट को कहा कि तुम खादम हो लोगों के, तुमने लोगों की खिदमत करनी है। और अगर एक बंदा 60 के 40 करोड़ रुपए लांगू से निकलते हैं, आप ये साबित कहें शेख रशीद को कि बताओ ये लांगू के पैसे करप्शन क्या है, नहीं तो मैंने तो नहीं साबित करना, उसके घर से निकलना है, उसके मैंने हवाले दिए। दे हैव एडमिटेड कि ये हमारे फ्लैट हैं। ये लदा बात है, चीफ साहब ने कल परसों कहा था कि 2 बच्चे थे और 4 फ्लैट थे पढ़ने के लिए। 2 बच्चे गए थे पढ़ना वढ़ना क्या होता है, वहां भी ऐसी डिग्रियों का निजाम है आजकल, पैसे दे के डिग्रियां वहां भी मिल रही हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये बड़े लोगों के बेटे नालायक होते हैं, ये पैसे दे के थीसिस लिखा लेते हैं
और ऐसे एक्सपर्ट लोग होते हैं जो कंप्यूटर से ऐसा थीसिस निकालते हैं जो पकड़ा नहीं जाता, उनकी स्पेशल पेमेंट होती है। जो कंप्यूटर से ऐसा थीसिस निकालते हैं जो सबमिट किया जाए पकड़ा नहीं जाए, ये बड़े लड़कों, बड़ी औलाद, बड़े लोगों और चोरों के बच्चे इसी तरह की डिग्रियां लेके आते हैं जो पैसों की। तो आज जितनी यूनिवर्सिटीज का आपने हवाला दिया था ये उसी तरफ आपका इशारा था? ये बर्कले मैंने सारी देखी हैं जी, बर्कले, हार्वर्ड, एसेक्स, कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड, ये सारी मैंने देखी हुई है, लेकिन वहां पढ़ा नहीं हुआ। पढ़ा मैं टाटों पे हुआ हूं। मैं अपनी तालीम को ये नहीं समझता कि बड़े नाम के अदारे बड़े लोग पैदा करते हैं। जब इमारतें, लेट मी, मेरे पास एक सेंटेंस आ रहा है कि जब इमारतें बुलंद होती हैं किरदार मसख हो जाते हैं, इंसान के अंदर एक रोशनी की लहर होती है। अपनी इज्जत के लिए जीना और दौलत के लिए जीना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। बाज लोग अपनी खुशी दौलत से वाबस्ता करते हैं, बाज लोग अपने जमीर से वाबस्ता करते हैं। शेख साहब, मैं इसी सवाल की तरफ आ रहा हूं। शेख रशीद जो कहता है मैं टाट के स्कूल पे पढ़ा, मैं गॉर्डन कॉलेज से पढ़ा, पाकिस्तान में पढ़ा, तो दूसरी तरफ ससेक्स, कोलंबिया और पता नहीं जो आप हार्वर्ड नाम ले रहे थे, उन सब से अच्छी वकालत, ज्यादा लीगल साइटेशंस, ये कैसे? इसमें मैसेज क्या है? इसमें मेरी कमिटमेंट थी, इसमें मेरी डिवोशन थी। मैं उम्र के इस हिस्से में मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, और मैंने जजेस को भी कहा आप भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि एक अहम फैसले के लिए अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है। एक जब आने वाली एक नस्ल होगी उसमें ये कहेगी कि एक उर्दू मीडियम का गुजारे लायक पढ़ा लिखा आदमी, उसने इस केस की बुनियाद रखी, और अगर ये फैसला हक और सच्चाई और इंसाफ का हुआ, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है, तो इसमें मेरी खिदमात तारीख में तारीखी तौर पर लिखी जाएगी। नाज़रीन, शेख रशीद अहमद साहब का कहना है कि इस मुकदमे में जो उन्होंने दलाइल दिए वो तारीख का हिस्सा बनेंगे और उनको इसकी पूरी उम्मीद है। शेख रशीद मुकदमा किसका लड़ रहे थे, इस सवाल का जवाब लेंगे एक वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब, और आज कंक्लूडिंग दलाइल में शेख रशीद अहमद साहब ने इतनी लीगल साइटेशन दी और प्रोग्राम में बताया कि जितनी बाकी तमाम वकला ने भी नहीं दी। शेख रशीद साहब, मुकदमा किसका लड़ रहे थे? 20 करोड़ लोगों का, जिनकी छतें टपकती हैं, जिनकी बेटियों के बाल सफ़ेद हो गए हैं, घरों में बैठे रिश्ता नहीं कर सकते, उन नौजवानों का जिनकी उम्र पूरी हो गई है, वो जॉब पे नहीं जा सके, वो लोग जो इज्जत की खातर 3 वक्त की बजाय 1 वक्त रोटी खा के डाइटिंग का नाम दे रहे हैं। मैं उनका केस लड़ रहा हूं कि जो इस पाकिस्तान के लिए जीते हैं और मरते हैं, लेकिन उनके साथ, उनकी दरखास्त के साथ लगने वाले 2 पहिए नहीं है, उनकी वो पहुंच नहीं है, वो तस्दीक नहीं करा सकते। कई दफा मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं कि ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं वापसी का किराया नहीं है। ये इनके लीडर हैं जो 800 के फ्लैट में रहते हैं। कई दफा बोर्ड बाजार में ये सूरत हाल हो गई है, लोग आते हैं कहते हैं जी 50 रुपए कम हो गए हैं शेख साहब, हालांकि मामूली रकम है, 200 रुपया कम हो गए हैं। माँ की दवाई लेने आया था, बाप की दवाई लेने। जो हॉस्पिटलों की हालत है आपके सामने है, जो हमारे स्कूलों की हालत है आपके सामने है, जो हमारी क्यादत है उसका इन मसाइल से कोई तल्लक नहीं, जिनका केस मैंने कहा जनाब माय लॉर्ड दिस इज द लास्ट केस। नीचे आप है, ऊपर खुदा है, इसके बाद सिर्फ खुदा है आपके बाद। जितनी लोगों ने आपसे उम्मीदें लगाई हुई हैं, जितनी 5 जजों से लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई हैं, अगर इंसाफ का ताबू, करप्शन के खिलाफ ताबूत यहां ना निकला, फिर इस मुल्क का अल्लाह है, गरीबों का अल्लाह है। मसाइल ज्यादा लोग असम्बलियों की शक्ल नहीं देख सकते। आपने एक बात की कि अगर करप्शन के खिलाफ सजा ना हुई तो मुल्क खाना जंगी की जानिब बढ़ेगा। ऑफ कोर्स, ये क्या है, मेरे शहर में तो शुरू है, लोगों को नजर नहीं आती। ऐसे ही इब्तिदा होती है, फोन छीनने से शुरू होती है, फिर लोग दुकानों में। फसाद ऑपरेशन लॉन्च हो चुका है सर, बहुत अच्छी बात है, मैं इस बात का हामी हूं। मैंने ओपनली ये बात पहली दफा कही है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके मैं मिलिट्री कोर्ट को सपोर्ट करता हूं। वहां बाज लोग कीड़े निकालने वाले हैं जिनके मसले हैं, जो रिहाइयां चाहते हैं, जो डॉक्टर तो इस ऑपरेशन में करप्शन का भी एलिमेंट आएगा, क्योंकि जब आप खाना जंगी का जिक्र करते हैं तो ये ऑपरेशन में तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वाला किस इलाज तरह है। चल सकते हैं ये लोग, इनको फाइनेंस चाहिए, इनको फंडिंग चाहिए, ये करप्ट लोगों से फंडिंग लेते हैं। और जब तक वो नहीं तोड़ा जाएगा नेक्सस।
शेख साहब, इस कुवैत स्टेट ऑफ कुवैत का है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का खत है, ले लेंगे आप? ये हुसैन नवाज को भेज दें, मुझे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ने लगी। वो सादा कागज पे दिया था, मेरा ख्याल आप पार्लियामेंट में जाते हैं, हो सके तो किसी को दे दीजिएगा, शायद कोई जरूरतमंद हो। मेरी तरफ से आप हुसैन नवाज को भेज दें। मेरे पास राब्ता नहीं है आपकी, शायद पार्लियामेंट में वजीर आजम साहब से मुलाकात हो जाए, आइंदा कभी काम आ जाएगा। ये तो स्टेट का है। खुश उसलूबी से आपको दे रहा हूं, ये रिकॉर्ड में लगा दें कि ये अरबी, ये आपके किसी पार्लियामेंटियन के काम आ जाएगा। नहीं आएगा। मैं आप सरेआम तो ना दें, अगर उस पार्लियामेंट को देना, छुप करके दे। चले नाज़रीन, शेख रशीद साहब के पास वो रह गया, इस दफा उन्होंने वो खत मेरी तरफ नहीं फेंका और बिल आखिर ये एक खत है जो जिसको चाहिए वो शेख रशीद साहब से राब्ता कर सकता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।